वाईपी मैथ क्लासेस में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक अवश्य रूप से किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें देखने वाले, ताकि आपकी कमेंटों से मुझे मोटिवेशन मिले, है ना। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी कक्षा 10 जिसकी प्रश्नावली 6 त्रिभुज को प्रारंभ करने जा रहे हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को दबाएं जिससे आपको रोजाना नोटिफिकेशन मिलेगा क्लास का, और हम निश्चित रूप से जहाँ तक संभव होगी वहाँ तक रेगुलर क्लास अपलोड करने की कोशिश करेंगे। हाँ, और एक एक चीज को समझते हुए पढ़ते जाएंगे। त्रिभुज प्रश्नावली बहुत अच्छी प्रश्नावली मानी जाती है ना। पढ़ेंगे आपको समझ में भी आएगा, है ना। तो बात की जाए त्रिभुज, तो कौन विद्यार्थी मुझे त्रिभुज की परिभाषा बताएगा? सबसे पहले बताइए। बहुत अच्छे। तीन भुजाओं से गिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यानी कि ऐसी आकृति होनी चाहिए, ऐसा बहुभुज होना चाहिए जो तीन भुजाओं से गिरा हुआ हो। कक्षा 8 में आप पढ़ के आए हैं बहुभुज, तब बहुभुज पढ़ के आए हैं, तो बहुभुज की परिभाषा कौन बताएगा? कोशिश बिल्कुल जीरो से प्रारंभ करने की कोशिश कर रहा हूँ। बताइए बहुभुज की परिभाषा। बिल्कुल सही। तीन या तीन से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को बहुभुज कहते हैं, है ना। कक्षा 8 का टॉपिक था बहुभुज, प्रश्नावली नंबर 3 बहुभुज था। अब त्रिभुज के प्रकार देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो अक्सर त्रिभुज को दो प्रकार से बांट दिया गया है। एक तो भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, एक कोणों के आधार पर। देखिए भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर सबसे पहले आता है समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? फिर नंबर 2 पर आता है समद्विबाहु त्रिभुज। फिर आता है विषमबाहु त्रिभुज। मुझे पता है आप इन बातों को अच्छे से जानते होंगे, है ना। लेकिन हमारा टॉपिक त्रिभुज है, बिल्कुल जीरो से प्रारंभ करने की कोशिश करते हैं हम। और कोणों के आधार पर भी तीन भागों में बांट दिया गया है। पहला न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा समकोण त्रिभुज, और तीसरा होता है अधिक कोण त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है, नाम से स्पष्ट है, समबाहु, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो, वो क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं आपस में कैसी हो? समान लंबाई की हो, और यह त्रिभुज समबाहु त्रिभुज कहलाता है। ठीक है। और मैं एक और बात कहूं कि इस त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 60। अच्छा, ये बात कौन सा विद्यार्थी बताएगा कि 60 डिग्री का ही क्यों होता है? बात ये है, ये तो कक्षा 3 वाले विद्यार्थी, 5 वाले विद्यार्थी जानते हैं कि त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल होता है। इससे प्रत्येक, हाँ जी, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 380 डिग्री होता है। और हम जानते हैं समान भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं। जिनकी भुजाएं समान है तो उनके कोण भी कैसे होंगे? अच्छा, तीनों कोण आपस में कैसे होंगे? समान। तीनों कोण समान समान होंगे, और 180 को 3 हिस्सों में बांटना है तो कितने कितने हो जाएंगे? 60-60। बात समझ में आई? इसलिए होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होगा। कई प्रश्न में क्या कहेगा, कोण को ना लिख करके वह कहता है कि समबाहु त्रिभुज है। क्या है? फिर कहेंगे इसमें कोण दिया ही नहीं है। कोण कितने का है? 60 का है। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। समझ में आई बात? हाँ। दूसरी बात समद्विबाहु त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं समान हो और तीसरी भुजा कैसी हो? असमान हो, वह त्रिभुज क्या कहलाता है? समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। दो भुजाएं समान है।
देखो ये चिन्ह होता है समान का, ये और ये आपस में कैसी हो गई, तीसरी अलग हो गई, तो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। फिर आता है विषमबाहु, नाम से स्पष्ट हो गया, विषम तीनों भुजाएं कैसी होंगी, अलग अलग होंगी, तो वह त्रिभुज क्या कहलाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, कोणों के आधार पर बात देखी जाए तो न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण का मतलब होता है लेस देन 90, 90 से छोटा, 90 से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं, और 90 वाले कोण को समकोण, और 90 से जो अधिक होता है उसको अधिक कोण। और 180 डिग्री कोण को क्या कहते हैं, सरल कोण अथवा रुज कोण। क्या बोलते हैं, रुज कोण। कक्षा 9 में अभी अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले। हाँ, तो न्यून कोण त्रिभुज की बात करेंगे तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, यानी कि प्रत्येक कोण न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा हो, तीनों कोणों का मान 90 से छोटा होना चाहिए, तो वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और समकोण त्रिभुज की बात करें तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण हो, क्या हो, एक कोण समकोण हो, एक कोण समकोण हो। देखिए एक कोण समकोण हो गया तो बताइए कि शेष दोनों कोणों का योग कितना होगा, कितना होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, 90 इस अकेले का हो गया, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 90 होगा। और अधिक कोण त्रिभुज की बात की जाए तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण हो वह क्या कहलाता है, अधिक कोण त्रिभुज। एक कोण क्यों बोल रहा हूं मैं, अच्छा मैंने यहाँ भी बोला एक कोण, यहाँ ये बोला कि सभी कोण न्यून कोण हो। हाँ, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, इसका ही 90 हो गया, तो दूसरा 90 का तो होने से रहा, दोनों इन दोनों का योग कैसा होगा, 90 होगा। और एक अधिक कोण हो गया तो ये तो ऑटोमेटिक कैसे होंगे, फिर न्यून कोण होंगे। कैसे होंगे, न्यून कोण होंगे। बात समझ में आई इतनी सी। तो हेडिंग से लिखो त्रिभुज, जानते हैं आप इन सभी बातों को, फिर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। लिखो, और वीडियो को देखने वाले भी साथ में पेन कॉपी लेके लिखा करें। ठीक है, लिखो, तीन भुजाओं से घिरी हुई वंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं से घिरी हुई वंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। देखो क्या हो गया, आई हैव नोट पेन, अपना लेके आए, तो अपने साथियों से मांग सकते हो। हाँ जी, तीन भुजाओं से घिरी हुई वंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। फिर लिखो त्रिभुज के प्रकार, त्रिभुज के प्रकार, नई हेडिंग्स बनाओ, त्रिभुज के प्रकार। त्रिभुज के प्रकार में पहला पॉइंट डाल के लिखो, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर। फिर नीचे से हेडिंग्स लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज। हाँ देखो, फिर हेडिंग्स लिखेंगे समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। समय का ध्यान रखा करें, लेट नहीं आने का। देखो, ऐसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों, तीनों भुजाएं समान लंबाई की हों, वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। वह समबाहु त्रिभुज कहलाता है। लिख लिया, चित्र बना लो एक ऐसा,
ताकि दिमाग में बात रहे। और ये तीनों ऐसे मैंने डंडी बनाई है ना, ये बनाएंगे, इसका मतलब क्या होता है, तीनों भुजाएं आपस में कैसी होंगी, समान। बना लिया। नीचे एक लाइन और लिखो, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। निकल जाओ, लेट कैसे हो गए, जल्दी आने की कोशिश किया करो। हैं? अच्छा, ध्यान नहीं रहा। हाँ, आज समय परिवर्तन है, इसीलिए थोड़ा सा 5 से कर दिया 5:30 की बजाय, कोई दिक्कत नहीं, ये हो सकता है। आगे से ध्यान रखेंगे सभी विद्यार्थी। अगली हेडिंग लिखो, समद्बाहु त्रिभुज। लिखो, बातें नहीं, समद्बाहु त्रिभुज हेडिंग लिखो। देख तो रहा है ना पीछे से। देखो, समद्बाहु त्रिभुज, देखो, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं समान लंबाई की हों, समान लंबाई की हों, समान लंबाई की हों, तो वह त्रिभुज समद्बाहु त्रिभुज कहलाता है। तो वह त्रिभुज समद्बाहु त्रिभुज कहलाता है। और ये चित्र बना लेंगे, ये समद्बाहु त्रिभुज सामने दो भुजाएं समान है। जब दो भुजाएं समान है तो तीसरी कैसी होगी, फिर अलग होगी निश्चित तौर पे। अगली बात लिखो, विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज, लिख दो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, अलग अलग माप की हों, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। विषम बाहु त्रिभुज, अच्छा मैं ज्यादा जल्दी क्यों नहीं बोल रहा, हाँ, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। और चित्र बना लेंगे, ये चित्र बना लेंगे विषम बाहु त्रिभुज। लिया। अब लिखो, बातें नहीं आपस में, कोणों के आधार पर, कोणों के आधार पर, अब तो कई के आधार पर पढ़ा था, भुजाओं के आधार पर, अब कोणों के आधार पर लिखेंगे। कोणों के आधार पर पहला पॉइंट, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में लिखेंगे ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण आवाज कम में बोले आप, हाँ जा सकते हो। ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण, प्रत्येक कोण न्यून कोण, कोष्टक में लिख लेंगे 90 से छोटा। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 से, तो कोष्टक में इस बात को लिखना है, न्यून कोण कोष्टक शुरू 90 से छोटा, 90 से छोटा कोष्टक बंद।
ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक प्रत्येक भी लिखना है, प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। नहीं, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण हो, हाँ अरे न्यून कोण पुस्तक के बाद में लिखना है, न्यून कोण हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। अब लिखो समकोण, ये चित्र बना लो। ऐसा त्रिभुज जिसका, देखो द्वारा द्वारा सुन रहे हैं ना न्यून कोण को, है अच्छा, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण न्यून कोण कोष्टक में 90 डिग्री से छोटा हो, न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है। न्यून कोण त्रिभुज, ये चित्र बना लो ऐसे करके, नहीं दिख रहा? हाँ, अगली बात लिखेंगे समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज, लिखो ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका जिसका एक कोण समकोण, एक कोण समकोण, एक कोण समकोण पुस्तक में लिख लेंगे 90 डिग्री, पुस्तक बंद हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। हो तो वह त्रिभुज समकोण त्रिभुज कहलाता है। समकोण त्रिभुज कहलाता है। चित्र बना लेंगे ये जरूर बनाना, ये 90 डिग्री कोण का मतलब होता है, ठीक है, ऐसे करके। हाँ जी, अगला लिखें अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज, अच्छा लिखने से कोई परेशान तो नहीं हो रहा, पर लिखना पड़ेगा, परेशान हो रहे हैं इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है मेरी, लिखना पड़ेगा, ये बात है, ठीक है। अधिक कोण त्रिभुज में लिखो, आप लिखते जाओ तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हाँ, ऐसा त्रिभुज, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण अधिक कोण, अधिक कोण पुस्तक में लिखेंगे 90 डिग्री से अधिक, 90 डिग्री से अधिक हो। हाँ, अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से अधिक 180 छोटा, परेशान क्यों हो रहा है, होता है। अधिक कोण हो, मैंने एक ही बात बोल दी, अधिक कोण हो तो वह अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। और ये चित्र बना लेंगे ऐसे करे, थोड़ा सा टेढ़ा सा पड़ेगा क्योंकि अधिक कोण कर रहा है ना। और ये मेरा कोण होगा, वो कैसा होगा, अधिक कोण होगा। अच्छा, बहुत अच्छे। अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अच्छा देखो, समय भले ही अधिक लग गया है लेकिन बात समझ में आई। भुजाओं के आधार पर तीनों भुजाएं समान है तो समबाहु त्रिभुज, दो समान है एक अलग है तो विषम समद्विबाहु, और तीनों अलग अलग है तो क्या मतलब, क्या बात हो रही है, बताओ। शांत हो जा। हाँ, बात कोणों की जाए
तो 90 डिग्री से छोटा है इसका प्रत्येक कोण, वह न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। और कोई एक कोण 90 का हो गया तो समकोण, और कोई एक कोण 90 से अधिक हो गया तो अधिक कोण। अच्छा, एक बात लिखो नीचे स्टार लगा के, सभी जानते हैं, लिखो फिर भी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। लिख लो, जानते हैं फिर भी लिख लो। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अच्छा, अब देखो एक शब्द मिलेगा आपको बार बार, त्रिभुज की माध्यका। त्रिभुज की माध्यका कौन विद्यार्थी एक्सप्लेन करेगा? हाँ, कौन बताएगा त्रिभुज की माध्यका? बताइए, कोई भी पता है? नहीं पता किसी को? सहवाग। हाँ, देखिए ये आपका कोई त्रिभुज है, तो त्रिभुज के किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, समझ रहे हो ना? ये त्रिभुज हो गया और इसकी सम्मुख भुजा कौन होगी? ये। तो इस भुजा का जो मध्य बिंदु होगा, जैसे मैं कहूं इस भुजा का कोई मध्य बिंदु एम है और आपका कोई त्रिभुज है एबीसी, तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? माध्यका कहलाती है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख, अच्छा सुनना बेहद जरूरी है, जो मैं बात बोल रहा हूं बार बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि आप गौर से सुनो, और गौर से सुन लिया तो मेरा मानना है 80% यही याद हो जाएगा, है ना? हो जाएगा ना? तो त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिभुज की माध्यका। और बताइएगा एक त्रिभुज में कितनी माध्यकाएं हो सकती हैं? 3, क्योंकि कितने शीर्ष होते हैं? 3 शीर्ष होते हैं, तो एक माध्यका यहां से बन जाएगी, एक माध्यका यहां से बन जाएगी। तो हेडिंग से लिखो त्रिभुज की माध्यका। ये बातें आप पढ़ के आए हैं, रिपीट करा रहे हैं, ये ध्यान रखना। कक्षांत में ये बातें पढ़ के आए हैं, हम तो रिपीट करा रहे हैं केवल, ठीक है? देखो, अब कोई कहेगा गणित में तो है ही नहीं, ऐसा मतलब ना, गणित में त्रिभुज लिखा है, बस त्रिभुज की सभी बातें बतानी होंगी आपको। देखो, त्रिभुज के शीर्ष से जब आप त्रिभुज बनाते हो, लिखा करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मैं बोलता हूँ ना त्रिभुज, तो बार बार त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसी आपकी इच्छा। त्रिभुज के शीर्ष से, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यका कहलाती है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा त्रिभुज की माध्यका कहलाती है। त्रिभुज की माध्यका कहलाती है। त्रिभुज की माध्यका कहलाती है। चित्र बना लें, चित्र बना लो ऐसे करके। मैं नाम लिखूं ए एम, क्या हो जाएगी? माध्यका। बी एन सी, कुछ भी नाम लिखूं, क्या होंगी? माध्यका। लिखो, बनाइए। शब्द सुनने को मिलेगा माध्यका, फिर कहेंगे ये माध्यका क्या होता है, ये पहले ही बता दिया, ठीक है? ठीक है, लिख लिया? अब नीचे लिखो एक लाइन में डैश लगा के, एक त्रिभुज में 3 माध्यकाएं होती हैं। एक त्रिभुज में
तीन माध्यिकाएं होती हैं। एक त्रिभुज में तीन माध्यिकाएं होती हैं। अच्छा चलो, ये माध्यिका टॉपिक चल रहा है तो एक बात और समझें। ये बिंदु है ना, मैं इस बिंदु को नाम जी लिखूं। ये जी बिंदु है, ये क्या है, इससे तीनों माध्यिकाएं गुजर रही हैं। यही तो बात है, तीनों माध्यिकाएं गुजर रही हैं। तो इससे तीनों माध्यिकाएं गुजर रही हैं, इसीलिए यह त्रिभुज का क्या कहलाएगा, केंद्रक। क्या कहलाएगा, केंद्रक। तो एक हेडिंग फिर लिखो नीचे, त्रिभुज का केंद्रक। त्रिभुज का केंद्रक लिखो। त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं, त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, जिस बिंदु से होकर गुजरती हैं, वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। वह बिंदु त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। आपने चित्र बनाया था ना, तो उस चित्र में भी आप जी लिख देंगे, इस बिंदु को। हाँ, जो भी लिखा है आपने जी लिख देंगे, जी। उधर लिख लिया केंद्रक, केंद्रक कहलाता है। नीचे एक लाइन में लिखो, ऊपर दिए हुए चित्र में बिंदु जी, अरे लिख लो आपको। हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं। ऊपर दिए हुए चित्र में बिंदु जी त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। ये बात लिख लेंगे तो ध्यान में रहेगा कि कौन कहलाएगा। ऊपर दिए हुए चित्र में बिंदु जी त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। हंसने वाली बात क्या है, बोलो। मैं समझता हूँ कुछ नहीं है। ऊपर दिए हुए चित्र में, अच्छा ये इसलिए रहे 500 की भाषा लगा दिया ऐसा कुछ नहीं है, आपको ध्यान में रखने के लिए मैंने लिखवा दिया है कि ऊपर दिए हुए चित्र में, इसलिए रहे 500 की बात ही लिख दिया, ठीक है। ऊपर दिए हुए चित्र में बिंदु जी त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। अच्छा, एक पूर्ण शब्द मिलेगा आपको, त्रिभुज का शीर्ष लंब। शीर्ष लंब के बारे में कौन बताएगा, बताइए। टूटा फूटा जैसा भी आता हो आपसे बताने की कोशिश किया करें। हर्षवाक बोलो। हाँ, तो क्या मार रहा है, देखिए कोई बात नहीं है, पढ़ा नहीं है आपने तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं। सुनो आप, त्रिभुज के शीर्ष से, हाँ, त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। नाम से स्पष्ट है, शीर्ष लंब। शीर्ष से लंब गिरा दे, वही क्या कहलाएगा, शीर्ष लंब। अच्छा, कंफ्यूजन पैदा होता है, शीर्ष लंब और माध्यिका में क्या अंतर है। माध्यिका ध्यान रखना सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को टच करेगी। कौन से बिंदु को, शीर्ष लंब क्या करेगा, 90 डिग्री का कोण बनाएगा। शीर्ष से क्या डालेगा, लंब। अब वो कहीं भी गिरे, जरूरी नहीं है कि ये जरूरी है ये मध्य बिंदु पर गिरेगा, लेकिन ये कहीं भी गिरे सीधा गिरेगा और 90 डिग्री का क्या बनाएगा, कोण बनाएगा। तो हेडिंग लिखिए, त्रिभुज का शीर्ष लंब। हाँ, आज तो ऐसे ही बात करेंगे। परेशान नहीं होना है लिखने से। त्रिभुज का शीर्ष लंब, तो लिखो, त्रिभुज के किसी शीर्ष से, त्रिभुज के किसी शीर्ष से
किसी शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। त्रिभुज के शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब शीर्ष लंब कहलाता है। बात समझ में आई? कंफ्यूजन में ये रहते हैं कि शीर्ष लंब और माध्यिका क्या है। तो मैं फिर बता रहा हूं, माध्यिका मध्य बिंदु को टच करेगी और शीर्ष लंब 90 डिग्री का कोण बनाएगा, यही अंतर है। ठीक है। अच्छा, एक बात और आती है, कोणों की समद्विभाजक रेखा। कोणों की समद्विभाजक रेखा क्या हो गया? देखो फिर आगे फालतू बातों, शांतिपूर्वक क्लास का मजा लें पढ़ने का, समझ भाई, फालतू बातें नहीं करनी है। देखो ये त्रिभुज है, तो मजा कहाँ आ रहा है? पढ़ने में मजा आएगा, लेना पड़ेगा तब आएगा ना। मजा तो फिल्म देखेंगे, फिल्म देख रहे हैं आप, उसको इंटरेस्ट मत लो, देखो मत गौर से, मजा नहीं आएगा, है ना। तुम उनकी बातों को गौर से नहीं सुनोगे, स्टोरी पूरी नहीं दोगे क्या हो रहा है, तो मजा नहीं आएगा। ऐसे ही यहाँ है, आप सुनोगे नहीं तो मजा नहीं आएगा, सुनोगे अच्छा लगेगा। और एक जिज्ञासा उत्पन्न होनी चाहिए, आगे आगे क्या होने वाला है, ये बात क्या हो सकती है। ठीक है। तो कोणों की समद्विभाजक रेखा, देखिए ये कोण है, यदि मैं एक रेखा ऐसी गुजार दूं कि ये दोनों कोण आपस में कैसे हो जाए, बराबर बराबर हो, कैसे हो जाए। मैं कहूं कि ये कोण 60 का है और इस पर एक समद्विभाजक रेखा गुजरती है, तो फिर कोण कितने कितने के हो जाएंगे? ये 30 के हो जाएंगे। समझ में आई बात? देखो हेडिंग लिखो, कोणों की समद्विभाजक रेखा। देखो यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी कोण को, यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी कोण को बराबर दो भागों में विभाजित करे, बराबर दो भागों में विभाजित करे, क्या लिखा है? यदि कोई रेखा त्रिभुज के किसी कोण को बराबर दो भागों में विभाजित, ये देखो, बराबर दो भागों में विभाजित करे तो वह रेखा कोणों की समद्विभाजक रेखा कहलाती है। कोणों की समद्विभाजक रेखा कहलाती है, समद्विभाजक रेखा कहलाती है। चित्र बना लेंगे और ऐसे बना लेंगे, का मतलब जी कोण दोनों कैसे गए बराबर बराबर। अरे लाला बातें नहीं, पीछे से बातें मत करो, अब बातें कर सकते हो कहीं जा करके यहाँ पे। कोई दिक्कत नहीं है, खेलने से ज्यादा पढ़ने वाले बच्चों को फायदा हो रहा है। चले जाए घंटे की दिक्कत नहीं। देखिएगा अब तक हमने त्रिभुज के बारे में कुछ बातें की, है ना। बहुत हो गई, बहुत नहीं हुई है। अब जब त्रिभुज के बारे में बताया, कुछ बातें बताई हैं, है ना, आंशिक रूप से बताया है अभी तो,
अच्छा हाँ, अब देखिए सर्वांग समता, ये टॉपिक अच्छे से समझना। सर्वांग समता और एक होता है समरूपता। तो सर्वांग समता समझेंगे पहले, लिखने से पहले समझें। कौन बताएगा सर्वांग समता का अर्थ क्या होता है? बताइए। नहीं पता? हाँ जी बोलो। नहीं पता किसी को भी? हाँ आवाज बताइए, आप पे जो भी आए टूटा फूटा बताया करो। सभी भुजाएं समान होती हैं, सभी किसी हद तक ठीक है बात, लेकिन हम बताने वाले हैं वो देखो। अब मैं त्रिभुज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं सर्वांग समता की। तो गौर से सुनेंगे। दो आकृतियां या दो वस्तुएं भी कह सकता हूं मैं, दो वस्तुएं भी सर्वांग सम हो सकती हैं। दो आकृतियां या दो वस्तुएं जिनका रूप तथा आकार समान हो। क्या समान हो? रूप तथा आकार। दो दो वस्तुएं या दो आकृति जिनका रूप तथा आकार समान हो और उनको एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने पर, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने का मतलब एक वस्तु के ऊपर दूसरी वस्तु को रखने पर, एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित करने पर एक वस्तु दूसरी वस्तु को पूर्णतः ढकले। एक वस्तु दूसरी वस्तु को क्या करे? पूरी तरीका से ढकले, तो वे दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी, या वे दोनों वस्तुएं क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगी। बात समझ में आई? एक बार फिर सुनेंगे। दो आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं यदि उनका आकार तथा रूप समान हो और एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर अध्यारोपित करने पर एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरीके से ढक ले, तो वे क्या कहलाएंगी? सर्वांग सम कहलाएंगे। एग्जाम्पल रुको भी समझो, समझा रहा हूं, बता रहे हूं बात। हाँ, मेरा एक हाथ है और ये दूसरा हाथ है, तो एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखूं तो एक हाथ ने दूसरे हाथ को ढक लिया ना, पूरी तरह ढक लिया। वो एक सही है, टेढ़ी नहीं उंगली वो हो गई थी, टेढ़ी सीधी उंगलियां देख ले है ना। हाँ, तो एक आकृति को दूसरी आकृति ने पूरी तरह क्या करा? ढक लिया, तो ये दोनों हाथ क्या कहलाएंगे मेरे? सर्वांग सम। एक नोट है, दूसरा नोट रखेंगे उसके ऊपर, तो एक नोट पूरे दूसरे नोट को पूरी तरह ढक लेता ना, कुछ तो नहीं बचता है। अच्छा, एक जैसे होने चाहिए, एक सौखा अलग और नया पुराना डिजाइन वाला हो तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ समझ रहे ना, उनका आकार थोड़ा अलग अलग होता है। तो मैं एक ही तरह के नोट की बात करूं, एक ही तरह की, तो एक नोट दूसरे नोट के ऊपर रखेंगे तो एक नोट दूसरे नोट को पूरी तरीके से ढक लेगा। अच्छा, पूरी तरीके से कब ढक पाएगा? जब उसका आकार और रूप एक जैसा होना चाहिए, तो वे क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम आकृतियां कहलाएंगे। बात समझ में आई? जैसे अब अपनी ज्यामिति में बात करें, मैं कहूं समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त, समान त्रिज्या वाले, यानी कि कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कोई दूसरा वृत्त है जिसकी त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर है, तो दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? एक के दूसरे के ऊपर रखेंगे, दोनों ढक लेंगे। समझ में आई बात? समझ में आ रही ना? तो सर्वांग सम कहलाएंगे। और कोई त्रिभुज हुआ, मैं कहूं 5 सेंटीमीटर वाला समबाहु त्रिभुज, तो 5 सेंटीमीटर का कोई समबाहु त्रिभुज है, दूसरा है कोई 5 सेंटीमीटर का, दोनों एक जैसे होंगे, तो वे दोनों क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वांग सम। एक और शब्द होता है, उसे भी समझेंगे, समरूपता। समरूपता, तो देखो समरूप, यहां रूप समान है, दो आकृतियां जिनका रूप समान हो तथा आकार कैसा हो? अलग अलग हो। रूप समान है और आकार अलग अलग है, तो वे दोनों आकृतियां क्या कहलाएंगी? समरूप आकृति कहलाएंगी। समझ में आई बात? जैसे आप ताजमहल देखने गए
और वहां ताजमहल देखा और उसका फोटो क्लिक करके घर ले आए, तो वो ताजमहल और उस ताजमहल का फोटो कैसे होंगे? समरूप होंगे, उनका रूप समान है। आकार में तो वो बहुत बड़ा था, हम फोटो में ही ले आए। बात समझ में आई क्या? तो उनका रूप तो एक जैसा है, तो रूप बदला, जैसा वहां था वैसा ही फोटो में, तो रूप नहीं बदला। तो जिनका रूप समान हो और आकार अलग अलग हो, वे आकृति क्या कहलाएंगी? समरूप आकृति कहलाएंगी। जैसे मैं और मेरा फोटो, अच्छा है ना। बात की जाए, रूप तो नहीं बदलेगा, मेरे बाल ऐसे हैं तो फोटो में भी ऐसे ही रहेंगे, रूप नहीं बदलेगा, तो वे दोनों क्या कहलाएंगे? समरूप कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? समरूप। बात समझ में आई? अच्छा, बात की जाए सभी वर्ग समरूप होंगे कि नहीं होंगे? मैंने क्या बोला है? सभी वर्ग क्या होंगे? अच्छा, एक वर्ग 5 सेंटीमीटर का है, एक 4 सेंटीमीटर का है, क्या होंगे? समरूप होंगे। क्या होंगे? क्योंकि रूप उसका समान है, उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होगा जो 5 सेंटीमीटर वाला है, और उसका भी रूप समान होगा, उसका आकार क्या हो गया है? आकार कम हो गया है। और बात करूं सभी वर्ग, सभी वृत्त, वृत्त बना दिए, कोई छोटा है कोई बड़ा है, लेकिन रूप तो कैसा होगा? एक जैसा होगा, रूप एक जैसा होगा, ऐसे बनेगा, है ना। तो क्या कहलाएंगे? वो समरूप कहलाएंगे। समझ में आई बात? तो हेडिंग लिखे पहले, सर्वांग समता लिखे। बात तो समझ में आई गया? क्योंकि पूरी प्रश्नावली में हम इन्हीं बातों पर बात करने वाले हैं, सर्वांग समता और समरूपता। जब तक सर्वांग समता और समरूपता का मतलब समझ में नहीं आया तो कुछ नहीं होगा, है ना। देखो सर्वांग समता, अच्छा तो इधर उधर समझ सकता हूँ मैं आपकी समस्या। लिखो लिखो, ऐसी दो आकृतियां, मैं आकृति कोई भी बोल सकता हूं, है ना। ऐसी दो आकृतियां, ऐसी दो आकृतियां जिनके या जिनका जिनका रूप तथा आकार समान हो, जिनका रूप तथा आकार समान हो, रूप तथा आकार समान हो तथा एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर, एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर अध्यारोपित करने पर, अध्यारोपित लिख लेंगे, अध्यारोपित, एक आकृति को दूसरी आकृति के ऊपर अध्यारोपित करने पर, एक आकृति दूसरी आकृति को अध्यारोपित करने पर, एक आकृति दूसरी आकृति को पूर्णतः ढकले तो वे दोनों आकृतियां सर्वांग सम आकृति कहलाती हैं। तो वे आकृतियां सर्वांग सम आकृति कहलाती हैं। तो वे आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। उदाहरण लिखें, उदाहरण में लिख लो, एग्जाम्पल में लिखें। यहां देखो 5 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज, 5 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज, देखिए 5 सेंटीमीटर समबाहु त्रिभुज होंगे तो वे दोनों आपस में कैसे होंगे? सर्वांग सम होंगे, यानी दोनों की भुजाएं 5-5 सेंटीमीटर की होंगी। और लिख लो, एक ही भुजा वाले
वर्ग। क्या लिख लेंगे? एक ही भुजा वाले वर्ग, एक ही भुजा वाले वर्ग। बात समझ में आई? अच्छा, अगली हेडिंग लिखे समरूपता। क्या लिखा है तू? समरूपता लिखें। देखो, दो आकृतियां जिनका रूप समान हो, जिनका रूप समान हो, जिनका रूप समान हो तथा आकार अलग अलग हो, तथा आकार अलग अलग हो, वे दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। वे दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। वे दोनों आकृतियां समरूप आकृतियां कहलाती हैं। जिनका रूप समान हो और आकार कैसा हो? अच्छा, एग्जाम्पल में लिखो, हाथी और हाथी का बच्चा ना, हाथी और हाथी का बच्चा क्या होंगे? समरूप होंगे। रूप उनका एक जैसा है, आकार ही तो अलग अलग है। अच्छा, थप्पड़ पड़ जाएगा। हाँ, मैं बात कह रहा हूँ। हाँ, लिख सकते हो, गलत नहीं है। अच्छा, लिखो, सभी प्रकार के व्रत, सभी प्रकार के व्रत, हम ज्यामिति पढ़ रहे हैं, हाथी और हाथी का बच्चा नहीं पढ़ रहे। सभी प्रकार के व्रत, कोमाल का आगे लिखेंगे, सभी प्रकार के समबाहु त्रिभुज, सभी प्रकार के समबाहु त्रिभुज, सभी प्रकार के समबाहु त्रिभुज, सभी प्रकार के वर्ग लग सकते हो। परेशान हो गए आज? नहीं लड़का मर जाएगा थप्पड़ से। हाँ, देखिए, अभी हमने सर्वांग समता और समरूपता के बारे में कुछ आंशिक बातें की हैं। फिर चर्चा जारी रहेगी जब तक आप 6.1 निकालें। 6.1 निकालेंगे, बातें नहीं। हाँ जी, 6.1 में देखेंगे, एग्जाम्पल है इससे पहले कोई? अरे बातें नहीं, आप बातें नहीं, 1 मिनट रुको जरा। अरे 6.1 से पहले कोई एग्जाम्पल नहीं है। 6.1 से पहले कोई एग्जाम्पल नहीं है। 6.1 देखेंगे। अच्छा, शांति बनाए रखे। अच्छा, ये बताइए, नहीं है वो, बाद में 6.1 से दिखाओ। अच्छा, ये बताइए, आज की जो भी बातें पढ़ाई गई वो समझ में आई है? शांति पूर्वक बैठ रहो, ऐसे समझ में आती रहेंगी, है ना? परेशान नहीं होना है। अच्छा, ये ध्यान रखना है, जो बातें लिखाई हैं केवल लिख के ही भूल जाए ना, इनको याद करना है अच्छी तरीके से। ध्यान रखना, ये बातें समझ में नहीं आई तो आगे की कोई भी बातें समझ में नहीं आएगी, इसीलिए अच्छे से याद करनी है। 6.1 का सवाल देखें। पहला, कोष्टक में दिए गए शब्दों को सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है, सभी व्रत होते हैं। कैसे होंगे सभी व्रत? समरूप होंगे। भाई, सर्वांग सम नहीं हो सकते हैं। यदि एक व्रत 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है और दूसरा व्रत है वो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है, तो अलग अलग हो जाएंगे, लेकिन रूप समान होगा। व्रत को ऐसे ही बनाते हैं, चाहे 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हो या 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। कैसे होंगे? समरूप। एक पेज पलटो, आगे लिखा है, सभी वर्ग होते हैं। वर्ग, एक 4 सेंटीमीटर भुजा वाला हो सकता है, एक 3 सेंटीमीटर भुजा वाला हो सकता है। अभी वाल बताए थे, उदाहरण में लिखाया था मेरे।
तो सभी वर्ग कैसे होते हैं? रूप समान होगा कि प्रत्येक कोण समकोण होता है, चारों भुजाएं समान होती हैं, चाहे वो कितने भी भुजा वाला हो। ठीक है, आगे कहा है कि सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कैसे त्रिभुज समरूप होंगे? समबाहु। कैसे होंगे? एग्जाम्पल में भी लिखाया था, समबाहु त्रिभुज समरूप होंगे, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाएं बराबर होंगी, चाहे वो कितने की भी हो। और दूसरा समबाहु त्रिभुज होगा, उसकी भी तीनों भुजाएं बराबर होंगे, चाहे वो कितने भी सेंटीमीटर की क्यों ना हो। ठीक है, अगला है भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर तथा संगत भुजाएं बराबर होती है। ये बातें अभी आपको बता नहीं पाई, लेकिन रिक्त स्थान पर देखो, देखिए। अच्छा, दो कोई भी आकृतियां हैं, कोई भी दो आकृतियां हैं, यदि वे सर्वांग सम है, यदि वे सर्वांग सम है तो उनकी भुजाएं समान तथा संगत कोण समान होते हैं। यानी कि इस त्रिभुज की एक त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज है, इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं उस त्रिभुज की तीनों भुजाएं कैसी होंगी? बराबर। अच्छा, तभी तो उसको एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, तभी तो बराबर बराबर हो पाएंगी। समझ रहे हो ना? तो त्रिभुज कोई भी बहुभुज हो या त्रिभुज हो, मैं बहुभुज की बात करूं, बहुभुज कहा गया है, तो कोई भी बहुभुज हो उसकी संगत भुजाएं समान तथा संगत कोण कैसे होते हैं? काय में? सर्वांग समता में। ठीक है, और बात करें समरूपता की, तो समरूपता में संगत भुजाएं समानुपाती तथा संगत कोण समान होंगे, और भुजाओं का अनुपात कैसा होगा? समान। अभी इस चीज के बारे में अभी और हम आगे जाके विस्तृत से जानकारी करेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही देख लेंगे कि क्या कहा गया है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो समरूप होते हैं। क्या होते हैं? समरूप होते हैं, तो उनकी भुजाएं समानुपाती और संगत कोण समान। पुस्तक में क्या लिख लेंगे? वो रिक्त स्थान है, समानुपाती भुजाएं कैसी होंगी? समानुपाती, और संगत कोण कैसे होंगे? समान होंगे। ठीक है, चौथे में चौथा ही हो गया। हाँ, अब दूसरा देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से प्रत्येक के भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियों के, समरूप आकृतियों के उदाहरण देने। देखो दूसरे में, अरे कौन है लड़का? बात की जा रही, दूसरे प्रश्न में उदाहरण दे रहे हैं काय के? समरूप आकृतियों के, समरूप आकृतियों के। देखिए, मैं कहूं कोई 4 सेंटीमीटर भुजा वाला मेरे पास समबाहु त्रिभुज है। क्या है? समबाहु त्रिभुज। कोई एक और है 3 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? तो बताओ ये दोनों कैसे होंगे? समरूप होंगे। कैसे होंगे? समरूप होंगे, इनका रूप समान है। ठीक है, अच्छा, इसके दूसरे में क्या कहा गया है? आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो कैसा उदाहरण देंगे फिर? सर्वांग समता का उदाहरण देंगे। हाँ, देखिए, समरूप नहीं है, सर्वांग सम होनी चाहिए। सर्वांग सम कब होगी? देखिए, या मैं ये बात कहूं, एक वर्ग है मेरा, इसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। दूसरा वर्ग है मेरा, इसकी भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो ये कैसे होंगे? दोनों सर्वांग सम होंगे। कैसे होंगे? देखो, बातें नहीं करेगा कोई भी, लिखेंगे। बातें नहीं, रुको जरा। लिख लिया होगा, मेरा मानना है। लिख लिया प्रताप?
अंतिम प्रश्न, बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। तो देखो आप, देखो क्या है 1.5 है ना, PQRS, और एक है मेरे पास, सॉरी ऐसे नहीं है, का है वर्ग है कितने सेंटीमीटर का। अच्छा ये समरूप होंगे नहीं हो जी, नेट टेढ़ो हो जा रहा है, और ये सीधा है। रूप समान कहाँ है, यदि ये भी ये समचतुर्भुज है और ये क्या है, भले ही ये 1.5 सेंटीमीटर का होता लेकिन क्या होता, वर्ग, क्या होता, तो समरूप हो जाते। फिलहाल ये समरूप नहीं है, तो नहीं है। बात समझ में आई, समझ में आई तो वीडियो को देखने वाले वीडियो को लाइक जरूर करें तथा अच्छे अच्छे कमेंट करें और अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद आज के लिए।